गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सर आज मैं आपको सोशल स्टडी चैप्टर 13 चैप्टर नेम है अचीवर्स एंड लीडर्स, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में आप रत्नेश सर के द्वारा अबाउट नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू, ये 3 पर्सन के बारे में आपने पढ़ा। आज हम आपको पढ़ाएंगे होमी जहांगीर भाभा और विक्रम संवत साराभाई के बारे में। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोग से कि बुक के साथ आप अपने साथ पेंसिल निकाल के रखें, क्योंकि आप क्या बोलेंगे आवाज हम तक नहीं पहुंचेगा। आपका जो वर्ड मीनिंग जो समझ में नहीं आएगा उसको जब मैं बोलूंगा तो आप पेंसिल से बुक में ही या कॉपी ले ले, कॉपी में उसका मीनिंग लिखते चले जाएंगे। इससे बाद में आपको पढ़ने में आसानी। तो आज हम शुरू करते हैं होमी जहांगीर भाभा। पेज नंबर है 79, चैप्टर 13, पेज नंबर 79। होमी जहांगीर भाभा, an Indian-born scientist who played an important part in contribution to the quantum theory, was born on October 13, 1909 in Hong Kong। 30 अक्टूबर 1909 को एक भारतीय वैज्ञानिक का जन्म मुंबई में हुआ था, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी में अपना योगदान दिया था। 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक भारतीय वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी में अपना योगदान दिया था। His name is होमी जहांगीर भाभा। उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। He was the first one to become the chairman of Atomic Energy Commission of India। वह भारत के पहले, वह भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष हुए। After graduating from Elphinstone College and Royal Institute of Science in Bombay, he went to Cambridge University। देखिए, होमी जहांगीर भाभा जो थे वह पहले एल्फिंस्टन कॉलेज, उसके बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज जो कि मुंबई में था, यहाँ पर पढ़े। उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए पढ़ने के लिए। He received his doctorate in 1934। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि 1934 में प्राप्त की। Due to outbreak of Second World War, he returned to India in 1939। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, इस कारण से वे भारत लौट आए। He set up the Cosmic Rays Research Unit at the Indian Institute of Science, Bangalore, under C.V. Raman in 1939। 1939 में सीवी रमन के अंदर में रहकर, माने सीवी रमन
के गाइडेंस में उन्होंने कॉस्मिक रेस रिसर्च यूनिट की स्थापना, कॉस्मिक रेस रिसर्च यूनिट संस्थान की स्थापना की। यानी ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि 1939 ईस्वी में सीवी रमन के गाइडेंस में उन्होंने कॉस्मिक रेज रिसर्च यूनिट संस्थान की स्थापना की, शुरुआत। With the help of J.R.D. Tata, he established the Tata Institute of Fundamental Research at Bombay. टाटा के मदद से उन्होंने फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। टाटा कंपनी का नाम आप लोग अभी भी सुनते हैं। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, उस समय और भी उसका ज्यादा नाम था। तो टाटा के मदद से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। इन 1945 he became director of the Tata Institute of Fundamental Research। 1945 में वे टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर हुए। He established the Atomic Energy Commission of India in 1948। 1948 में होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की शुरुआत की, स्थापना की। अंडर हिज गाइडेंस इंडियन साइंटिस्ट worked on the development of atomic energy and the first atomic reactor in Asia went into operation at Trombay near Bombay in 1956। 1956 में होमी जहांगीर भाभा के गाइडेंस देखरेख में भारतीय वैज्ञानिकों ने परमाणु ऊर्जा का विकास किया और यह भारत एशिया महादेश का पहला परमाणु संस्थान बना। He was chairman of the first United Nations conference on the peaceful use of atomic energy held in Geneva in 1955। 1955 में जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें परमाणु ऊर्जा का या परमाणु का शांतिपूर्वक प्रयोग करने का एक समझौता कहें या मीटिंग कहें कि जेनेवा में 1955 में एक मीटिंग हुआ था। सभी देश ने मिलकर उस मीटिंग को किया था, जिसमें यह सभी देश माने थे, ऐसा समझौता किए थे कि सभी देश परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति के लिए ही करेंगे। He advocated international control of nuclear energy and the outlawing of atomic bombs by all countries। तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रूप से परमाणु ऊर्जा को संतुलित करने का मतलब कहें कि अंतरराष्ट्रीय संगठन में परमाणु बम का
जो प्रयोग हुआ है उसको न करने का या उसको गैर कानूनी, जैसे परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना गैर कानूनी घोषित किया गया था कि ऐसा प्रयोग कोई जल्दी नहीं करे। He also authored many articles and quantum theory and cosmic rays. उन्होंने क्वांटम थ्योरी और कॉस्मिक रेज ब्रह्मांडीय किरण होता है, उस पर बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा था, निबंध लेख लिखा था। होमी भाभा डाइड in an aeroplane crash in Switzerland on January 24, 1966। 24 जनवरी 1966 को स्विट्जरलैंड में एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें उनकी मृत्यु। तो होमी जहांगीर भाभा, इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 में स्विट्जरलैंड में एक प्लेन दुर्घटना में हो गई। अब हम पढ़ते हैं विक्रम संबल साराभाई। विक्रम अम्बलाल साराभाई was one of the greatest scientists of India। विक्रम अम्बलाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। He is widely regarded as the father of the Indian space program। उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। विक्रम अम्बलाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। जनक मतलब जिन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत। In fact, he was a rare combination of a scientist and innovator, industrialist and a visionary। अगर सही में कहा जाए तो विक्रम अम्बलाल साराभाई एक वैज्ञानिक, एक अन्वेषक और एक इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योग को चलाने वाले थे। He was the main personality behind the launching of India's first satellite आर्यभट्ट। वो भारत के पहला सैटेलाइट उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च करने में मेन भूमिका निभाई। विक्रम अम्बलाल साराभाई भारत के फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट को लॉन्च करने में मेन भूमिका उन्हीं का था। He was among the few scientists who devoted their entire life to the progress of science in our country। विक्रम अम्बलाल साराभाई उन वैज्ञानिकों में शामिल थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के विज्ञान के विकास में लगाया। देश में साइंस का विकास कैसे हो, विज्ञान का विकास कैसे हो, पूरा जीवन उन्होंने इसी में व्यतीत किया। He was born on August 12, 1919 at Ahmedabad in an affluent family of progressive industrialists। विक्रम अम्बलाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में एक धनी उद्योगपति परिवार में हुआ था।
विक्रम अम्बलाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 ईस्वी को अहमदाबाद के एक धनी उद्योगपति परिवार में हुआ था। He got his early education in a private school. उनका शुरुआती शिक्षा प्राइवेट स्कूल में हुआ था। After completing his matriculation, he moved to Cambridge for pursuing further college education and took the Tripos degree in natural science from St. John's College in 1940. जब उनका मैट्रिक का एग्जाम यहाँ पूरा हो गया, उसके बाद वो आगे की शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज पढ़ने गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डिग्री ली। नेशनल साइंस कॉलेज में 1940 में उन्होंने बहुत सारे डिग्री को प्राप्त किया। He worked as a research scholar at the Indian Institute of Science. वे भारतीय विज्ञान संस्थान के बेंगलोर, फिर से देखिए स्लाइड को, कि he worked as research scholar at the Indian Institute of Science, Bangalore under C.V. Raman. C.V. रमन के अंदर में 1940 में सेंट जॉन्स कॉलेज में उन्होंने बहुत सारी डिग्री को प्राप्त किया। उसके बाद है his areas of interest include solar physics and cosmic rays. उनका ज्यादा रुचि फिजिक्स, खास करके सौर ऊर्जा और ब्रह्मांडीय का जो ऊर्जा होता है, ब्रह्मांड में बहुत सारे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऊर्जा हैं जिसके अध्ययन में उनकी अधिक रुचि थी। He played a major role in setting up numerous observation stations across the country. उन्होंने बहुत सारे निरीक्षण, उन्होंने देश में बहुत सारे निरीक्षण केंद्रों की स्थापना की थी। He completed his PhD in 1947 from Cambridge University. 1947 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। PhD का डिग्री जो होता है एक डॉक्टरेट की डिग्री होता है। किसी खास सब्जेक्ट में, खास विषय में आप कुछ खास करते हैं तो इस डिग्री को PhD कहा जाता है, यानी उसके बाद आपके नाम से पहले डॉक्टर लिखा जा सकता है, उसी को कहते हैं PhD। ये किसी खास सब्जेक्ट में किया जाता है। After the sudden demise of Homi Bhabha in an air crash, Vikram Sarabhai took over as chairman Atomic Energy Commission in May 1966. एक होमी जहांगीर भाभा का एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद, होमी जहांगीर भाभा को एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद विक्रम साराभाई एटॉमिक एनर्जी कमीशन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। होमी जहांगीर भाभा के प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाने के बाद विक्रम साराभाई भारतीय परमाणु आयोग के अध्यक्ष हुए 1966 में। He always longed that the
practical applications of science should reach the common man. वो हमेशा चाहते थे कि विज्ञान का जो भी रिसर्च हो, जो भी खोज हो, रिसर्च हो, वो आम लोगों तक पहुंच पाए। He worked towards acquiring competence in advanced technology for the solution of countries' problems based on technical and economical conditions of its real resources. वो हमेशा देश में जो आर्थिक और टेक्निकल कमी थी, आर्थिक कमी थी, टेक्निकल कमी थी, उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। He initiated India's space program, which today is renowned all over the world. उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की, जो आज पूरे विश्व में चल रहा है। उसी का नया रूप आज भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत की थी विक्रम साराभाई। अब है he received the शांति स्वरूप भटनागर मेडल in 1962। 1962 में विक्रम अम्बलाल साराभाई को शांति स्वरूप भटनागर पदक मिला। The nation honored him awarding Padam Bhushan in 1966 and Padam Vibhushan in 1972। हमारा देश भारत उनको पद्म भूषण पुरस्कार जो 1966 में मिला था और पद्म विभूषण पुरस्कार जो उनको 1972 में मिला था, ये दो पदक, इन दोनों पदक के लिए उनको हमेशा याद रखेगा। He passed away in his sleep on December 31, 1971। उनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1971 को हुई थी। तो हम अभी आपको होमी जहांगीर भाभा और विक्रम समलाल साराभाई, ये दो इंडियन ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी के बारे में बताए, यानी भारत के महान व्यक्तित्व के बारे में बताए हैं, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके योगदान के कारण ही आज हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, विज्ञान के क्षेत्र में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन नया कुछ हमारे देश में रोज हो रहा है, ये शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आपका बचता है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बताएंगे। उससे पहले हम आपको परमाणु बम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, होमी जहांगीर भाभा, जिनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का जो वो अध्यक्ष थे, तो जनेवा में एक पूरे देश के साथ समझौता हुआ था, एक बैठक हुई थी जिसमें लगभग
सभी देश, विश्व के जितने भी देश हैं सब वहां आए थे, बैठक किए थे कि परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु बम का प्रयोग कोई भी देश किसी पर नहीं करेगा, हम परमाणु का युद्ध शांतिपूर्वक करेंगे। इसके पीछे एक उद्देश्य था, इस बैठक के पीछे एक उद्देश्य ये था कि 1945 में जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा दिया गया था। दूसरा विश्व युद्ध उसके बाद ही समाप्त हुआ। तो जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, उसके कारण जो लाखों लोग मरे, बहुत सारे अपंग हो गए, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आज भी जापान में कुछ हद तक इसका प्रभाव है, वहां आज भी अपंग पैदा हो रहे हैं। उसको देखते हुए, उस विनाश को देखते हुए विश्व के सारे देश ने एक मीटिंग किया, एक बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब कोई भी देश परमाणु का विकास नहीं करे, परमाणु बम नहीं बनाए, अगर है भी तो उस परमाणु का प्रयोग शांति के लिए करे, न कि विनाश के। तो उस बैठक में ये फैसला लिया गया और आज हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इसका असर है। और एक बात आप जान लीजिए कि उस समय जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम जापान पर गिराया गया था, वो बम, और आज जो देश के पास, बहुत सारे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, अपने देश भारत के पास भी है, हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास सैकड़ों की संख्या में परमाणु बम है। और वो बम जो आज जो बम है, अगर उस समय जो अमेरिका गिराया था जापान पर, उस बम की तुलना की जाए तो ज्यादा शक्तिशाली। उस समय तो थोड़ा सा नुकसान हुआ था। आज अगर एक परमाणु बम का प्रयोग कर दिया जाए तो समझिए कि कोई एक देश या अगल बगल के देश, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ये था परमाणु बम। इसीलिए ये चाहते थे ये लोग कि परमाणु बम का प्रयोग कम से कम हो। अब जैसे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उनको 1993 में नोबेल शांति प्राइज मिला था। शांति के लिए देखिए, नोबेल प्राइज जो होता है वो एक ऐसा प्राइज है जो विश्व में कोई खास व्यक्ति को दिया जाता है किसी खास क्षेत्र में खास काम करने पर। तो नेल्सन मंडेला ने शांति का काम किया था, इसलिए उनको शांति नोबेल प्राइज दिया गया था 1993 में। अब है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो अगर आप इनके, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि हम इस चैप्टर को आपको दोबारा बताएं। आप क्या करेंगे, देखिए हम और आप पास में नहीं है, आमने सामने नहीं है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। इस बीच में बहुत सारा ऐसा चीज है कि आपको वर्ड मीनिंग हो या बहुत सारा प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो,
तो आप मोबाइल से जब आप पढ़ते हो तो पहले आप वर्ड मीनिंग लिख लो, जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग आपको लग रहा है उसको आप लिख लो। कॉपी में लिखने के बाद आप मोबाइल से ही सर्च करो, आपका सारा वर्ड मीनिंग मिल जाएगा। उसके बाद आप चैप्टर को समझकर पढ़ने की कोशिश करो। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, कुछ सेल्फ स्टडी करोगे, कुछ दिन तक आपको प्रॉब्लम होगी, आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन कोई भी हो, उनसे आप हेल्प लो। और बुक आप क्या पढ़ रहे हो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हो वो समझो। अगर आप जो पढ़ रहे हो इसको नहीं समझोगे तो ठीक वही बात हो जाएगी जैसे हम लोग के सामने आकर के कोई तेलुगु मलयालम भाषा में आकर के बोलना शुरू करे, तो हम तेलुगु नहीं जानते हैं, मलयालम भाषा को नहीं जानते हैं, अब वो क्या बोल रहा है वो उसकी बात को हम नहीं समझेंगे, और हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर वो हिंदी नहीं जान रहा है तो हमारी बात को वो नहीं समझेगा। तो यही बात हम लोग के लिए, आपके लिए हो जाएगा इंग्लिश के लिए। तो हम ये कहेंगे कि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, आप घर पर हैं, तो खेल कूद में मत बिताइए, इसको सेल्फ स्टडी के रूप में अच्छा से पढ़िए। कुछ दिन प्रॉब्लम होगा, फिर आपको पढ़ने में मन भी लगेगा और आपको समझ भी आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अदरवाइज बस वही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि केवल इसी सब्जेक्ट को नहीं, इसी चैप्टर को नहीं, आप सभी सेक्टर में, सभी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर ऑनलाइन हो रहा है या पहले पढ़ लिए हैं उसको आप निश्चित रूप से सेल्फ स्टडी करेंगे। ये बेस्ट पॉलिसी है, बहुत अच्छी नीति है सेल्फ स्टडी, इससे बहुत सारा ज्ञान हम लोग को बढ़ेगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के तरफ। देखिए ए नंबर में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप पेंसिल निकालो, आज हम इसको ए नंबर करा देते हैं, आपको जो बचेगा वो कल करेंगे। तो ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन 1। नेल्सन मंडेला बिकम अ हीरो टू पीपुल अक्रॉस द, तो इसका आंसर आपका है बी, ग्लोब। और अगर आप पेज में देखना चाहते हो बुक में, तो आपको मिल जाएगा ये हाँ, इसको देख लीजिएगा, लेकिन ये इसका आंसर होगा बी, ग्लोब। नंबर 2, गफ्फार खान रिलीज्ड द नीड ऑफ द आवर एंड ओपन स्कूल फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो गफ्फार खान बच्चे और महिलाओं के लिए स्कूल खुलवाए। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 का होगा ए, ओमेन। अब आते हैं 3 नंबर पर। सरोजनी नायडू वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन। सरोजनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी और उसी में सरोजनी नायडू को गिरफ्तार किया गया था।
अब आते हैं नंबर 4, that was chairman of the first United Nations conference on the peaceful use of atomic energy। तो इसका आंसर होगा बी, होमी भाभा। होमी भाभा was chairman of the first United Nations conference on the peaceful use of atomic energy। होमी जहांगीर भाभा जो थे वो अंतरराष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष थे जिन्होंने शांतिपूर्वक परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने पर जोर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी, होमी भाभा। अब आते हैं 5, विक्रम साराभाई devoted his entire life to the progress of death in our country। विक्रम साराभाई जो है अपना पूरा जीवन देश के विकास में, किसके विकास में? तो साइंस। इसका आंसर होगा आपका ए, साइंस। विज्ञान के विकास में पूरा जीवन उन्होंने लगाया। तो आप आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप इस चैप्टर को, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और ए नंबर जो ठीक करेक्ट ऑप्शन है इसको पूरा करेंगे, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप मेरे बात को मानिएगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हम जो बोले हैं हमारी आवाज को आप अच्छा से सुने होंगे। एक हम लोग के साथ प्रॉब्लम है कि आप लोग बहुत सारे हो, सभी एक दूसरे से बात करते हो, ज्यादा आवाज होने लगता है, जिसके कारण हमें पढ़ाने में परेशानी होता है। इसलिए आपकी आवाज को हम म्यूट कर देते हैं। आपकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं, क्लास में रहते हैं तो एक दूसरे से बात होते रहता है। लेकिन चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छा से कंप्लीट करेंगे। एक चीज और कहेंगे कि आप खुद से